नमस्ते मित्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी के संस्थापक है मोटोरी सत्यनारायण, इन्हीं की परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे। इनका कहना है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। तो यहाँ पर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से बात आई है। तो जीवन की आवश्यकताएं हमें किन किन क्षेत्रों में आ जाती है? व्यवहार में ऐसे कई क्षेत्र जिनसे संबंधित हम जुड़ जाते हैं, फिर वो विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, कानून का हो, संचार का हो, विधि का हो या फिर मनोरंजन का क्षेत्र हो। इन सारे क्षेत्रों से जब हम जुड़ते हैं तो उसकी पूर्ति करने वाली एक भाषा उसके साथ जुड़ी होती है और यही भाषा प्रयोजनमूलक हिंदी के नाम से जानी जाती है। तो डॉक्टर मोटोरी जी ने इस प्रकार से इस परिभाषा को हमारे सामने रखा है। अगली जो परिभाषा है वह प्रोफेसर राजगोपालन इनकी है। इनका कहना है प्रयोजनमूलक भाषा भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संबंध में होता है। अब यह भाषा का इस प्रकार का रूप है जिस रूप का प्रयोग विशेष अथवा विशेष के संदर्भ में। अब विशेष क्या है? सामान्य भाषा या बोलचाल की भाषा यह विशेष भाषा है क्या? नहीं। जिस भाषा में रोजगार उत्पन्न होते हैं या रोजगार की संभावनाएं होती है, ये जो भाषाएं होती है ये विशेष भाषा के अंतर्गत आती है। जैसे कि प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसके अंतर्गत कई ऐसे विषय इसके साथ जुड़ जाते हैं और उन विषयों से संबंधित यह भाषा अपने आप को ढालने लगती है। नई पारिभाषिक शब्दावली इसके अंतर्गत बनाई जाती है और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोफेसर राजगोपालन इन्होंने इस परिभाषा को हमारे सामने रखा है। अगली जो परिभाषा है डॉक्टर शिवेंद्र, इनका कहना है प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध हिंदी भाषा रूप से है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य क्या कहा है? विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध। अब विषय कौन सा है? संचार से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, तकनीकी संबंधित है या फिर जनसंचार के कई ऐसे माध्यम हैं इनसे संबंधित है। तो इन विषय से संबंधित जो भाषा का रूप आ जाता है उस भाषा को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 3 परिभाषाएं देखी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि विशेषताओं को भी हम यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली विशेषता जो है यह है प्रयोजन परकता। प्रयोजन परकता। अब नाम में ही हम देखते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, फिर किस भाषा का? जो राजकाज में कार्य करती है, राज्यों से संबंधित
वह जुड़ी है। एक राज्य दूसरे राज्य से जब संपर्क करता है और उस संपर्क के अंतर्गत जो संपर्क भाषा बनी हुई है वह प्रयोजनमूलक हिंदी है। कार्यालयों में भी हम देखते हैं कि यह भाषा अपनी प्रयोजन परकता को किस प्रकार से साध्य करती है। इतना ही नहीं, व्यापार से भी भाषा जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ी हुई है, वाणिज्य तथा तकनीकी आदि विषयों से यह भाषा जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से प्रयोजन परकता यह इसकी पहली विशेषता हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब दूसरी विशेषता है वैज्ञानिकता। अब वैज्ञानिकता से तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक सोच को दृढ़ करना। अब विज्ञान की बात आती है या वैज्ञानिकता की बात आती है तो सबसे पहले किस भाषा का जिक्र होता है? अंग्रेजी भाषा का जिक्र होता है। लेकिन यहां पर हम अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी का प्रयोग करने वाले हैं। किस प्रकार की हिंदी? जिसे पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से प्रयोजन मूलकता से बांधा गया है। और ऐसी भाषा जो होती है यह व्यक्ति के वैज्ञानिक सोच को दृढ़ बनाती है। अब विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में प्रयोगशीलता होती है, विज्ञान में तर्क होते हैं या तर्क पर आधारित यह भाषा होती है। इनमें किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है जिसे पारिभाषिक शब्दावली के तहत रखा जाता है। यानी किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध से आधारित कुछ शब्दों को नए रूप से गढ़ा जाता है और वही शब्द आगे चलकर पारिभाषिक शब्दावली के रूप में हमारे सामने आते हैं और वह वैज्ञानिकता को और दृढ़ बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकता यह भी एक विशेषता यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अब कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि सेल, जिसे हम कोशिका के संबंधित प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ जेनेटिक्स, ये जो शब्द है इसका पर्यायी शब्द हम देखते हैं कि अनुवांशिकी। यानी इस प्रकार की जो वैज्ञानिकता है या तर्कशीलता है वह इस भाषा के अंतर्गत, प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हमें इस वैज्ञानिकता को हम देख सकते हैं। अगली जो विशेषता है अनुप्रयुक्तता। अब अनुप्रयुक्तता से तात्पर्य क्या है? सामाजिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। क्या कहा है? सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। अब सामासिक शब्द क्या है? सामासिक शब्द जो जोड़ कर आते हैं या उसके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी ऐसे शब्दों का निर्माण करती है जिनका एक ही अर्थ होता है, जहां पर दो अर्थ नहीं निकलते।
अब अनुप्रयोग से तात्पर्य क्या है? किसी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग करना। जो विशेषता है यह अनुप्रयुक्तता से संबंधित है, और अनुप्रयोग से तात्पर्य क्या है? किसी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग करना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह एक अनुप्रयुक्तता विशेषता हमें देखने को मिल जाती है। अगली विशेषता चौथी, वाच्यार्थ प्रधानता। हिंदी भाषा में पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। जैसे कि हम साहित्यिक भाषा को यदि हम देखेंगे या बोलचाल की भाषा को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। भाषा में विविधता या जो कहने का जो ढंग होता है उस ढंग के आधार पर भी कई अर्थ निकलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हिंदी भाषा में पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। एक शब्द के कई अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ हमें नहीं चाहिए, एक शब्द का एक ही अर्थ हमें चाहिए। साथ ही साथ वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत करता है। हमने देखा है कि वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता, इसीलिए विज्ञान में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम देखते हैं। वैज्ञानिक हिंदी भी यदि हम कहें यहां पर, तो वहां पर उस हिंदी के या उस बनाए गए शब्दावली के दो अर्थ यहां पर नहीं निकलेंगे, क्योंकि यह प्रयोजन मूलक भाषा है। जिन जिन कार्य क्षेत्रों से ये जुड़ती है उन कार्य क्षेत्रों से जुड़ी यह भाषा नए शब्दों का निर्माण करती है, और इसलिए यहां पर इस भाषा को वाच्यार्थ प्रधान भाषा भी कहा जाता है। एक विशेषता यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। अगली पांचवी विशेषता है सरलता और स्पष्टता। प्रयोजनमूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है। सरल और एकार्थक, जिसके दो अर्थ नहीं निकलते उसे हम एकार्थक कहते हैं। या अनेकार्थकता दोष है। प्रयोजनमूलक हिंदी में यदि अनेक अर्थ यदि निकलते हो किसी शब्द के तो यह प्रयोजनमूलक नहीं होगी, यह दोष कहलाएगी। और इसलिए हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण पारिभाषिक शब्दावली के यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि एडवांस अंग्रेजी का शब्द है, जिसे हिंदी में अग्रिम इस प्रकार से पर्यायी शब्द बनाया गया है। अब अग्रिम का दूसरा अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या है? पारिभाषिक शब्दावली है जो कि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आती है। बूम, यह भी एक शब्द है जो तेजी को दर्शाता है। जैसे शेयर मार्केट में तेजी मंदी जिस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये जो बूम शब्द है अंग्रेजी का, हिंदी में उसे तेजी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट, यह भी एक शब्द है अंग्रेजी का, जिसे पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत संविदा के अंतर्गत हम रख सकते हैं। और एक शब्द है अंग्रेजी का डिविडेंड,
जिसे हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली में लाभांश, डिविडेंड का तात्पर्य लाभांश से है। और एक शब्द आखिरी उदाहरण यहां पर हम देखेंगे, रजिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में पंजीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से सरलता और स्पष्टता हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की एक विशेषता यहां पर प्रमुखता से देखने को मिल जाती है। अगली जो विशेषता है सामाजिक भाषा। अब देखिए, ये जो भाषा है, क्या ये सब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है, ऐसा है क्या? नहीं। जो ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, सरकारी अफसर है, अधिकारी है, ये इन लोगों तक ही सीमित है, ऐसा है क्या? नहीं। और इसलिए यहां पर सामाजिक भाषा के अंतर्गत इसे देखा जाता है। भाषा और समाज का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि यह विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त की जाती है। सिर्फ विचारों तक सीमित ये नहीं रहती, बल्कि वह व्यवहार में भी प्रयुक्त की जाती है, व्यापार में भी प्रयुक्त की जाती है। और इसलिए यह किसी एक वर्ग की बपौती नहीं है। यह बात भी यहां पर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाती है। यहां पर मालिक और मजदूर इस प्रकार का भेद नहीं है, और इसलिए यह एक सामाजिक भाषा के अंतर्गत देखी जाती है, जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति जुड़ जाता है, फिर वो क्षेत्र किस प्रकार के हैं? विज्ञान से जुड़ी हुई बात, जिस प्रकार से हमने इससे पहले देखी है, या फिर जनसंचार से भी यह भाषा जुड़ी हुई है, दूरदर्शन से भी यह भाषा जुड़ी हुई है, कार्यालयीन काम काजों में, ऑफिस में इस भाषा का प्रयोग होता हम देखते हैं। तो यह समूचे समाज को प्रदर्शित करती है, और इसलिए यहाँ पर सामाजिक भाषा के अंतर्गत हम उसे देख पाते हैं। अब अगली जो विशेषता है भाषिक वैशिष्ट्य, सातवीं इसकी जो विशेषता है यह भाषिक वैशिष्ट्य से जुड़ी हुई है। सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी से अलग है। सामान्य हिंदी से तात्पर्य क्या है? प्रयोजनमूलक हिंदी। अर्थात साहित्य में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हुए हम देखते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में हम देखते हैं कि वाच्यार्थ प्रधान होता है। इसीलिए इसके जो भाषिक वैशिष्ट्य है तो किस प्रकार के हैं? शब्द ग्रहण अन्य भाषा से अलग, यह एक वैशिष्ट्य हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि अन्य भाषा से अलग शब्द ग्रहण यहां पर होता नजर आता है। अगली वैशिष्ट्य क्या है? पारिभाषिक एवं तकनीकी भाषा। यह भाषा किस प्रकार की है? पारिभाषिक है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और इसलिए यह भी एक उसकी
उसका वैशिष्ट्य हमें देखने को मिल जाता है। अगला जो वैशिष्ट्य है, मुहावरे अलंकारों का प्रयोग नहीं होता। मुहावरे और अलंकार का प्रयोग किस भाषा में होता है? साहित्यिक भाषा में होता है। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में यदि हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो वह प्रयोजन मूलक कहलाएगी क्या? नहीं, तो अपने आप ही साहित्यिक हिंदी के दायरे में जाकर बैठ जाएगी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मुहावरे अलंकारों का प्रयोग इस भाषा में नहीं हो सकता। इस तरह प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के रूप में एक समर्थ भाषा है, अपने आप में समर्थ है। इस कारण तकनीकी, वैज्ञानिकी, व्यावसायिक आदि भाषा का विकास भी होता हम देखते हैं। आज इस क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है। आज की तारीख में, वर्तमान में प्रयोजन मूलक हिंदी की जो सार्थकता है, वह सार्थकता इंटरनेट जगत से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। यानी जो कुछ भी नया ट्रेड बाजार में आता है, उस बाजार से जुड़ने का प्रयास प्रयोजन मूलक हिंदी करती है। और जब भाषा बाजार से जुड़ जाती है तो उस भाषा में रोजगार की उपलब्धियां भी बढ़ने लगती है। अक्सर कहा जाता है कि हिंदी भाषा पढ़कर आप क्या करेंगे? क्या इनमें नौकरियां हैं, रोजगार उपलब्ध है, लेकिन एक दिशा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, एक लक्ष्य के साथ जब हम जुड़ जाते हैं कि आखिर उस भाषा का लक्ष्य क्या है, किन किन संभावनाओं को हम इसमें देख सकते हैं, यदि उन संभावनाओं का आकलन करते हुए उस पथ पर हम अग्रसर होंगे, तभी तो रोजगार से हम जुड़ पाएंगे। इसी प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी में निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं देखी है। अब आगे प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप हम देखने वाले हैं, वह तीसरे वीडियो में हम इसे आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।